बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी और द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे जी हेल्थ एंड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन के लिए, निबोश आईजीसी के लिए, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में मालूमात ही उनको नहीं होती कि भाई निबोश चीज़ क्या है, आईजीसी चीज़ क्या है। तो वो आईजीसी एंड निबोश को इंटरचेंजेबली ले रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स के जहन में यही होता है कि भाई कि निबोश बेसिकली सोच रहे होते हैं कि एक सर्टिफिकेशन है, या फिर वो स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमसे आके पूछ रहे होते हैं कि सर हमें बताएं कि भाई कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, और इवन कि ये भी पूछते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी है क्या। तो आज मैंने सोचा कि उनके लिए एक वीडियो डिज़ाइन की जाए, कैसी वीडियो बनाई जाए, इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में गाइडेंस दी जाए, कि इंट्रोड्यूस करवाई जाए कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इस कोर्स को आपके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी निबोश के बारे में। निबोश क्या है? निबोश के बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जस्ट लाइक द बोर्ड्स विच वी लर्न इन पाकिस्तान, जैसे हम बोर्ड्स के अंदर पाकिस्तान में पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट KPK से बिलोंग करता है तो KPK में जो बोर्ड्स आके जैसे पेशावर बोर्ड, मर्दान बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड, इस तरह अगर पंजाब में है तो पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स हैं, फेडरल में पढ़ते हैं तो फेडरल बोर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड्स का काम क्या होता है? आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर फॉर एग्जांपल पेशावर बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट की है, पेशावर बोर्ड से क्या किया होगा? मैट्रिकुलेशन की होगी या FSC किया होगा उसने, ठीक है। तो आप में से कोई भी नहीं बोलता कि भाई मैंने क्या किया, पेशावर बोर्ड किया है। तो सबसे पहले तो टर्म ही हम स्टूडेंट जो है या हम लोग जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं कि आई एम अ निबोश सर्टिफाइड। आप निबोश से सर्टिफाइड है, बट आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो एक स्पेसिफिक एक मॉड्यूल के अंदर होगी। तो निबोश जो है बेसिकली एक UK का बोर्ड है जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं। तो हम इसकी नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन है कुछ डिस्कस करते हैं कि आप हमें क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं IGC को, निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन। अब इन निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन से मुराद कि हमारी वो सर्टिफिकेशन निबोश की तरफ से जो जनरल इन नेचर है फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आपकी निबोश की तरफ से प्रोवाइडेड जो मतलब जो आपको निबोश ऑफर करता है जनरल सर्टिफिकेशन है। अब इसको जनरल क्यों बोला जाता है? तो हम जब बाकी फील्ड्स को देखेंगे, बाकी सर्टिफिकेशन को देखेंगे तो इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। अब निबोश की एक सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करता है आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरी एक निबोश की सर्टिफिकेशन है फॉर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तीसरी की सर्टिफिकेशन है एक इसकी निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन जैसे है, इसी तरह इसकी दूसरी सर्टिफिकेशन है ऑयल एंड गैस के अंदर इसकी सर्टिफिकेशन है जिसको IOGC बोला जाता है। फिर निबोश की कोर सर्टिफिकेशन है EMC एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। फिर इसी तरह से आपका फायर सेफ्टी के लिए निबोश की तरफ से एक आपको प्रोवाइडेड सर्टिफिकेशन है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन आपको निबोश प्रोवाइड कर रहा है। अब जो आपका IGC है इसको बोला गया है कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन। अब जनरल क्यों बोला गया है? कि ये जनरल इन नेचर है और आपकी बाकी की सारी की सर्टिफिकेशंस का किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ टच इसके अंदर दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये फील्ड आपकी बाकी सारी फील्ड्स को मिला के बनाई है ताकि एक ऐसे प्रोफेशनल प्रोड्यूस किए जा सकें जो आपके हर तरह की फील्ड के लिए कॉम्पिटेंट तस्वर किया जाए। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने IOGC किया है, ऑयल एंड गैस के अंदर सर्टिफिकेशन की है, तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है ऑयल एंड गैस के अंदर जॉब के लिए। दूसरा एक स्टूडेंट है उसने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की है। तीसरा एक स्टूडेंट है जिसने फायर सेफ्टी के अंदर की है। तो वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर एलिजिबल है काम करने के लिए। वो अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक स्टूडेंट को जाकर जॉब जो है वो रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन है तो ये आपके चांसेस इंक्रीज कर देती है। किस चीज़ के चांसेस? आपके जॉब चांसेस, कि आपको जिस फील्ड के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेसिकली आप हर एक फील्ड के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे और आप उसके लिए कॉम्पिटेंट तस्वर किए जाएंगे। मैं जैसे बात करूं तो हमारी डिग्रीज भी डिफरेंट डिग्रीज हैं जिनको, जैसे मैं एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करूं तो एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट को बोला जाता है दीज आर द बैचलर ऑफ एवरीथिंग एंड द मास्टर ऑफ नन। आपको हर एक फील्ड की बेसिकली जो वो फील्ड्स जो इसके साथ जिनका ताल्लुक बनता है, जिनका कोई कंसर्न बनता है, उनके बारे में आपको गवर्न किया जाता है, उनके बारे में मिला जुला के आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए जा सके मार्केट में जो आगे अगर अपने मास्टर्स डिग्री में जाएं, MS में जाते हैं, MPhil में जाते हैं तो वो अपनी मर्जी की फील्ड वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर सकते हैं,
एनवायरमेंटल जियोलॉजी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पीसीटी कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर फील्ड दिया जाता है। तो इसी तरह से आपके जो निबोश के जो आपके सर्टिफाइड लोग होते हैं तो फिर वो आगे जाके सर्टिफिकेशन अपने चूज़ कर सकते हैं। लेवल 3 के बाद जब लेवल 6 में जाएंगे तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैंने आईडिप करना है, वो करना है मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में करना है या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में करना है, तो उसकी आगे चॉइस है, उसके लिए लेवल 6 में उसको दोबारा चॉइस उसको मिल जाती है। निबोश की तरफ चलते हैं। जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी का, IG1 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको ILO के बारे में कुछ पता होना चाहिए। या जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जो उसकी आप बोलें कि उससे पहले आपको एक फर्म का पता होना चाहिए, एक आपको बोर्ड का पता होना चाहिए, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि UK बेस्ड है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। अब यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसी पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। यूनिसेफ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फूड के लिए काम कर रही है वहाँ पे। फिर जो आपके ह्यूमन राइट्स की लिए काम कर रही है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आपने नाम सुना होगा, पीस के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेंसीज यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हैं। अब इसी तरह से जो लेबर के राइट्स के लिए, वर्कर्स के हकूक़ के लिए जो बात करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है, वो है जी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था जी 1919 के अंदर, 1919 के अंदर इसको बनाया गया था। और इसका मैंडेट है, इसका मकसद है टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब दुनिया में वर्कर्स के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को लेके आना, उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी को रोकना और उनको बुनियादी तौर पे यकसा हकूक़ की फराहमी जो है उसको इंश्योर करना, उसको रेगुलेट करना, वो इनका जो है मकसद है। अब ये अपने मकसद को किस तरह से पूरा कर रहे हैं जी? अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल जो है वो लेबर के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एंड इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशंस, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल्स, इनको पब्लिश करके ये उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपके यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसके अंदर दुनिया के जितने भी उसके कंट्रीज़ हैं जिसने उसको रेक्टिफाई किया हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। इसी तरह ILO के अंदर भी हर वो मुल्क जो इसका जो है सिग्नेटरी है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। 1919 के अंदर जब ILO को बनाया गया तो उस वक्त इसके सिग्नेटरी कंट्रीज़ की तादाद थी 45, जस्ट 45। फिर 1971 से लेकर 1980 के दरमियान ये नंबर जो है आपका 142 तक चला गया और आज तकरीबन आपके दुनिया के तकरीबन ममालिक जो हैं आपके ILO के जो है सिग्नेटरीज़ हैं, मतलब वो ILO को रेक्टिफाई करते हैं, इसके कन्वेंशंस को रेक्टिफाई करते हैं और इसके इवन के कन्वेंशंस की मेकिंग के अंदर उसके अंदर जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। अब ILO के बनने के बाद हमें जो है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस एक स्टैंडर्ड्स तो हमें मिल जाते हैं, बट एज अ होल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ILO के कन्वेंशंस जो है पूरी दुनिया के लिए वो हार्मोनाइज नहीं होते। ये बात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने IG1 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड की जब हम बात करते हैं तो बार बार एक टर्म जो है इंटरचेंजेबली यूज होती है, हेल्थ सेफ्टी। तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम हो हेल्थ एंड सेफ्टी है चीज़ क्या है, हेल्थ क्या है और सेफ्टी क्या है। हेल्थ बेसिकली हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को। जनरली मैं अगर मिसाल दूँ, डेली लाइफ से आपको मिसाल दूँ कि हमें कोई भी बंदा जब हमें बिल्कुल तवाना, बिल्कुल जो है तंदुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस पर्सन हेल्दी। बेसिकली हेल्थ के आपके पास एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है। जब हमें किसी भी तरह का कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ रहा होता तो हम क्या कंसिडर होते हैं, वो शख्स जो है हमारे पास हेल्दी कंसिडर हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड सेफ्टी की हम बात करते हैं तो सेफ्टी हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सन इंजरी। जब हमें किसी भी तरह से किसी भी सीरियस पर्सन इंजरी का सामना नहीं होता, मतलब हमें ख़तरा नहीं होता किसी भी इंजरी का, तो हम क्या कंसिडर होते हैं, हम सेफ कंसिडर होते हैं। अब सेफ्टी डिपेंड करती है आपके, एक सेफ्टी वो है एक बंदा अपने घर के रूम के अंदर बैठा हुआ है और बिल्कुल सेफ बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पे एक वर्कर है जो वर्क फील्ड के अंदर काम कर रहा है। पहली चीज़ है उसका वर्किंग प्रोसीजर्स उसकी सेफ हो। दूसरी चीज़ है कि अगर उसकी वर्किंग प्रोसीजर सेफ नहीं भी है, उसका काम हैजर्डस उसकी एक्टिविटी है, बट उसने अपने आप को सेफ किया हुआ है, अपने आप को PPE पहन के सेफ कर सकता है। तो हम बात जो हो रही है वहाँ पे सेफ्टी की होती है कि जिस तरह से भी हो बट वो बंदा वहाँ पे किसी भी तरह से पर्सनल इंजरी से दो चार ना हो या उसका उसे सामना ना करना पड़े और उसको इस चीज़ का खदशा ना हो कि मैं किसी भी तरह से इंजरी का सामना मुझे हो सकता है। तो दैट्स मीन द पर्सन इज़ बेसिकली सेफ, उसको हम बोलेंगे सेफ्टी बोलेंगे। वेलफेयर हम बोलते हैं जी बेसिक नेसेसिटीज़ को बोलते हैं हम, ठीक है। फलाह बहबूद को बोलते हैं वेलफेयर एज अ अंडर डेवलप कंट्री हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। हम वेलफेयर में क्या बात करते हैं, जनरली अगर हम वेलफेयर की बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, यह क्या है, हर इंसान की बेसिक वेलफेयर है।
इसी तरह से वर्क फील्ड्स की बात करें तो वर्क फील्ड के अंदर सेफ्टी वेलफेयर आपकी क्या है, तो वर्क फील्ड्स के अंदर वर्कर्स की वेलफेयर क्या है, वर्कर्स की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, फूड, क्लीन प्लेस फॉर फूड, चेंजिंग रूम, वॉशरूम, वाटर फैसिलिटी, ईटिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी क्या है वर्कर्स की वेलफेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको वर्क फील्ड के अंदर इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे वर्कर्स की वेलफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने अगर जो बेसिक हमारा टॉपिक है जो आज का जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, बेसिक टॉपिक तो हमारा है नीड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, कि हेल्थ एंड सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों किसी भी स्टूडेंट के जहन में ये बात आ रहा है सर कि हमें हेल्थ एंड सेफ्टी की ज़रूरत क्या है, आया हम क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करें। हमारे इर्द गिर्द कई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, कई काम हो रहे होंगे, तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर उनमें तो हमें कभी कोई सेफ्टी का ऐसा चीज़ नज़र नहीं आए और कभी हमने किसी हादसे का भी नहीं सुना, बहुत रेयरली कोई हादसा सुन लें तो सुन लें, अदरवाइज तो वहाँ पे काम चल रहे होते हैं और बगैर किसी खर्चा किए। अब यह आर्गूमेंट भी ठीक है कि हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ है, इसको इंश्योर करना, तो हम क्यों खर्चा करें वहाँ पे। इवन के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने आज तक किसी वर्कर को जो है सेफ्टी शूज़ पहने हुए नहीं देखा, वो चप्पल पहने काम कर रहे होते हैं, वो बगैर किसी पीपीई के काम कर रहे होते हैं, कोई वो नहीं होता उनके पास। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करवाने के लिए, आपका एक माइंड बनाने के लिए आपको पास के अंदर लेके जाते हैं कि हमारे पास इस तरह के कई एक हादसा हो चुके हैं जिसने दुनिया को ये सोचने में मजबूर किया है कि वर्कर्स के हकूक़ के लिए, वर्कर्स के राइट के लिए और उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम स्टैंडर्ड्स बना सकें, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकें और उसको पूरी दुनिया में हम इम्प्लीमेंट करवाया जा सके ताकि इक्वलिटी ऑफ राइट्स ऑफ वर्कर्स हमारी दुनिया में इंश्योर हो सके। तो उसके लिए जो अदारा बना, जो प्लेटफॉर्म बना, उसको ILO की फॉर्म में दुनिया के सामने वो आया। और उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स की, कुछ हम सिनेरियोज डिस्कस करें तो वो एक नंबर ऑफ हमारे पास सिनेरियोज हैं। अब कुछ तो इंजरीज ऐसी होती हैं जो जनरल हमारे पास बेसिक इंजरीज होती हैं, किसी को छोटी मोटी खरोश आ गई, किसी को छोटा मोटा किसी के साथ हादसा हो गया, तो वो एक स्पेसिफिक एक दो बंदों तक वो जो मुहित होते हैं। बट हमारे कई ऐसे एक्सीडेंट्स हमारे पास हो चुके हैं जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जो डेंजरस अक्रेंसेस हो चुके हैं, जिनने दुनिया को सोचने में मजबूर किया है कि भाई बड़े पैमाने पे भी ये हादसा हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर न करने की वजह से हो सकते हैं। जिसमें टॉप लीड के ऊपर हमारे पास है जी, हम अपने सबसे पहले जाते हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ जाते हैं, इंडिया की तरफ जाते हैं, विच इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल इंडिया का एक सिटी है, एक बड़ा उसका तारीखी शहर है। इसकी तारीख की अहमियत हम लोगों के लिए इस वजह से कि हमारे जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ताल्लुक भी भोपाल इंडिया से था, तो हमारे लिए भी एक तारीखी जो है कि हैसियत रखता है ये शहर। 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात को 1984 में एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडिया के नाम से, पेस्टिसाइड बनाने वाली बेसिकली ये एक फैक्ट्री थी जिसकी केमिकल रिएक्टर के अंदर हादसा होता है और उस हादसे की वजह से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो वहाँ के एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। अब बेसिकली जब भी गैस का रिलीज होता है तो गैस के लिए कोई बाउंड्रीज तो है नहीं है, अगर लिक्विड होगा, अगर सॉलिड होगा तो उसकी बाउंड्रीज तो होंगी, ठीक है। तो बट गैस के लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, एनवायरनमेंट के अंदर फ़ौरन वो आबो हवा में फैल जाती है। तो इसी तरह मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भी जो है वो आबो हवा में फैला और उसके फैलने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि 5 लाख की आबादी थी भोपाल के, वो सब लोग उससे इमीडिएटली एक्सपोज हो गए। अब उस एक्सपोजर से हुआ क्या कि 2259 इमीडिएट डेथ, मतलब उसी रात को जो है 2259 लोगों की अमवात का सामना करना पड़ा और तकरीबन जो है ये नंबर जो है ऑफिशियल नंबर है उनके अकॉर्डिंग है। और उसके बाद जो है तकरीबन 10 लाख लोग जो है इसकी वजह से अफेक्ट हुए, जो बीमार हुए बाद में, और ये एक हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। अब ये एक ऐसा नंबर है जो दुनिया को ये सोचने में मजबूर करता है कि भाई कि अगर इसी तरह के हादसा होते रहेंगे और इसी तरह से लोगों के साथ, अगर देखें उस फैक्ट्री के अंदर अगर वर्कर के साथ हादसा पेश आता है तो वो भी बिल्कुल जो है जस्टिफाइबल नहीं है। अगर ऑन द अदर हैंड बात की जाए CSR की हम बात करें, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो वो भी हमें बाउंड करता है कि हमें उस इलाके में रहने वाले लोगों ने क्या गंवाया वहाँ का, वो उनकी एक्टिविटी से क्यों अफेक्ट हो, ना उन्हें उससे कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, ना उनकी कोई इनकम हो रही है, उल्टा उनको अफेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे उसके बाय प्रोडक्ट से, उनके अफेक्ट्स की वजह से। तो उनमें तो उनका कसूर ही नहीं है उसमें। तो इसी तरह से ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे लिए जो है सोचने का जो है मकाम रखते हैं। फिर दूसरा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं जो जापान का है। जापान के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली मेटलर्जी कर रही थी, माइनिंग कर रही थी पहाड़ों के अंदर, और माइनिंग के दौरान जो है वहाँ पे वो डिफरेंट हैवी मेटल्स वगैरह मेटल्स की रिकवरी कर रही थी। और उसकी में जो है हैवी मेटल्स थे वो जब बारिश का पानी आता था बारिश की वजह से, तो उसके साथ वो बह के नदी नालों में चले जाते थे। तो
तो वहाँ की उनकी एक लेक थी, जिस लेक के अंदर लोग वहाँ पे फिशिंग किया करते थे, और जब फिश वहाँ में वो उसको यूटिलाइज करते, उसको कंज्यूम करते फिशेस को। अब फिशेस ने पानी में से क्या किया हुआ, हैवी मेटल्स को अक्यूमुलेट किया हुआ, और हैवी मेटल्स में से भी जो लीडिंग पे था वो था कैडमियम। ठीक है, तो कैडमियम उनको फिशेस अक्यूमुलेट करती, वो उनकी बॉडी से, फिशेस की बॉडी से वहाँ के कंज्यूम करने वाले लोगों की बॉडी में जाता कैडमियम, और कैडमियम जब उनकी बॉडी में जाता तो वहाँ पे जाके वो नंबर ऑफ डिजीज़ पैदा करता। इस डिजीज़ को या इस प्रॉब्लम को सबसे पहले जो है वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया 1960s के अंदर। इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, कैसे रिकॉग्नाइज़ किया कि वहाँ पे उनके पास हॉस्पिटल के अंदर केसेस आते थे वहाँ पे, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट उनके पास आ रहे थे, जो सीवियर बोन पेन का जिन्हें सामना हो रहा था। अब जो ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली क्या है कि अब ऑस्टियोमलेशिया का जो बेसिकली जो फैक्टर है, मेन फैक्टर है, वो है कैडमियम। कैडमियम जब किसी भी इंसान की बॉडी में जाता है तो वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी शुरू कर देता है, विटामिन डी का जो है एक्सक्रीशन शुरू कर देता है बॉडी से। तो बॉडी से जब विटामिन डी निकलता जाता है तो बॉन्ड्स आपकी वीक होती जाती हैं, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है और जॉइंट से शुरू हो जाता है, और इसी के साथ साथ आपका ट्यूबुलर जो है डिसफंक्शन या आपके किडनी फेलियर का भी सामना होना पड़ता है। तो जब इस प्रॉब्लम को वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और प्रॉब्लम का उन्हें समझ आया कि भाई ये फलां लेक के वाटर की वजह से हो रहा है, और इसके पीछे जो वजह है वो माइनिंग इंडस्ट्री है उसके पीछे। अगर आपके लिए मैं डिफरेंट सिनेरियो इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको हर एक फील्ड के बारे में आइडिया हो कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी किसी स्पेसिफिक फील्ड का जो है की बात नहीं है, किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर इंश्योर करना इसको जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी हर एक फील्ड, किसी भी लेवल की वो फील्ड होगी, हर फील्ड के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे हमने पहला सिनेरियो डिस्कस किया, हमने एक इंडस्ट्रियल सिनेरियो डिस्कस किया, दूसरा सिनेरियो जो है उससे थोड़ा हम हट के डिस्कस कर रहे हैं, अब तीसरा सिनेरियो इससे भी हट के है। अगर आप देख, आपको अपने में से हर एक बंदे ने तकरीबन जो है सऊदी बिन लादेन ग्रुप का नाम सुना होगा। अब सऊदी बिन लादेन जो है सऊदी अरेबिया की एक मानी जानी हुई जो है कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर चुकी है। इस वजह से हर एक बंदा तकरीबन जो है सऊदी बिन लादेन को जो है वो जानता है। सऊदी बिन लादेन ने जो है आपका जदा टावर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे इसने काम किया है, और इसके बारे में मशहूर था कि दुनिया में जो प्रोजेक्ट्स किसी के लिए करने इम्पॉसिबल हुआ करते थे, वो प्रोजेक्ट्स आपके पास सऊदी बिन लादेन किया करते थे। अब एक डेडली क्रेन क्रैश का यहाँ पे हादसा पेश आया, जो है कि 11 सितंबर 2015 को ये पेश आया मक्का मुकरमा में, और हज के दौरान, हज से कुछ दिन पहले जो है ये जब हज का फरीज़ा सर रमजान देने होने वाला था, तो उससे पहले ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वहाँ पे 107 हजाज कराम की मौत वाक़या हुई, वो शहीद हुए, और तकरीबन 400 के करीब जो है वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो वजह से ज़ख्मी हुए। अब ये जो हादसा पेश आया, तो इस हादसे को बाद में जो है 2019 के अंदर जो है वो बिन लादेन ने जो है जीत भी लिया था। उन्होंने अपने क्लेम को अपने रिवार्ड में चेंज भी कर दिया था, वो अपना नाम क्लियर कर दिया था, और उन्होंने इसके ऊपर यह आर्गूमेंट किया था कि भाई कि वहाँ पे जो वेदर था वो प्रेडिक्टेड नहीं था कि वहाँ पे तेज़ हवा चलेगी, बारिश होगी, और उसकी वजह से वहाँ पे हादसा पेश आया। तो वो चले, वो बात की बात है, बट ऑन द टाइम बीइंग उनके ऊपर इस हादसे का क्या इफेक्ट आया, उनके ऊपर बिन लादेन के ऊपर यह इफेक्ट आया कि सऊदी गवर्नमेंट ने इमीडिएटली 10 लाख सऊदी रियाल ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ पर्सन, जो भी बंदा वहाँ पे जिसकी जो शहीद हुआ था, जिसकी मौत वाक़या हुई थी, उनको वहाँ पे 10 लाख जो है सऊदी रियाल कंपनसेशन पे करवाई। फिर 10 लाख ही हर उस बंदे को भी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाई जिसको किसी परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना होगा। इसी तरह से 5 लाख रियाल आप हर जो है इंजर्ड होने वाले बंदे को प्रोवाइड, जो कि एक बहुत बड़ी कास्ट हमारे पास बनती है, क्योंकि तकरीबन 400 के करीब जो लोग हैं वहाँ पे वो इंजर्ड हुए थे, और 107 के करीब उनकी अमवात हुई थी। इस फाइन को अगर डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो $2.5 लाख बनता है ये उस टाइम में 2015 में। तो ये अगर आप देखें तो इस एक एक्सीडेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितनी बड़ी फाइनेंशियल कॉस्ट आई है। अब ये सारे सिनेरियोज जो हैं हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो कॉस्ट किसी एक्सीडेंट के बाद आ रही है, तो हम उससे पहले ही पेन एंड सफरिंग और अपने मार्केट में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना नाम ख़राब करने के बाद इन चीज़ों को जो है वहाँ पे इंश्योर करेगी, तो उससे पहले ही क्यों ना इंश्योर करें। जो वो किसी कंपनसेशन की शक्ल में ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी विक्टिम्स की फैमिलीज़ को पे करेंगी, उससे पहले अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने में लगा दें तो ये कॉस्ट उससे कई गुना कम होगी जो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने पर लगाएंगे। अब ये कि इन चीज़ों ने जो है दुनिया को इस चीज़ पे सोचने में मजबूर किया कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना हमारे लिए लाज़िम और मलज़ूम है, और उनके लिए उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके लिए फिर हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉरल आर्गूमेंट, लीगल आर्गूमेंट एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट, कि हम इनको जनरली अगर आर्गूमेंट्स की फॉर्म में बात करें, ये तो हमारे पास कुछ सिनेरियोस थे, आर्गूमेंट्स की बात करें तो हम वो आर्गूमेंट्स लेके आ सकते हैं जो हमें अगेन इस चीज़ की तरफ लेके आते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना हमारे लिए इंतहाई नागुज़ीर है।
इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर IGC 1 का चैप्टर नंबर 1 का जो है फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉरल्स एंड मनी, उसके अंदर फिर हम डिटेल से इस बात को डिस्कस करेंगे कि हम आर्गूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्गूमेंट आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मजीद कर सकते हैं। ये जो आज का आपका लेक्चर था, ये लेक्चर आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक था, आपका इंट्रोडक्शन था हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ, कि आपको कम से कम हेल्थ एंड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस का पता लग जाए, ये पता लग जाए कि हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड क्या है और ये फील्ड में के अंदर काम क्या होता है बेसिकली। HSE स्टैंड फॉर हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। अब ये जो 3 टर्म्स हैं हमेशा याद रखें, ये 3 टर्म्स आपकी इंटरचेंजेबल ही आएंगी और ये तीनों टर्म्स आपके मिलजुल के साथ में आएंगी, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी जहाँ पे भी होगी तो साथ में आपका इन्वायरमेंट उसके साथ आएगा, क्योंकि आपके जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपके इन्वायरमेंटल डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आप वापस अपनी भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली उसके ऊपर जाएँ, सिनेरियो पे जाएं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी साथ में आया। कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपकी हुई कि जब वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे गैसेस रिलीज हुआ तो लोग तो चले, वहाँ पे मौत हुई, बट वो गैसेस रिलीज कहाँ पे हुआ? एनवायरनमेंट में। उसने अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया है। अपने दूसरे अगर आप सिनेरियो पे आए जिसमें माइनिंग इंडस्ट्रीज जब माइनिंग कर रही थी और वो माइनिंग का जो है वहाँ पे पानी के साथ वो जितने भी हैवी मेटल्स थे पानी में आ रहे थे बारिश के पानी के साथ, तो अल्टीमेटली वो वाटर बॉडीज को भी डिग्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से कई जो है आपकी जो फिश लाइफ है और या आपके वाटर के अंदर जो क्रिएचर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो आपके जितने भी इश्यूज होते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड होते हैं वो अल्टीमेटली आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।